नमस्कार। न्यूज़ एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने मारा छापा। तमिलनाडु, तेलंगाना सहित 10 राज्यों में चल रही है छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के शीर्ष नेताओं को किया गया गिरफ्तार। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में होगी सुनवाई। अदालत में आज शुरू होगा ट्रायल। मुस्लिम पक्ष ने मांगा था 8 सप्ताह का समय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज करेंगे गुवाहाटी का दौरा। लोक मंथन 2022 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार 0.75% बढ़ाई ब्याज दर। फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पावेल ने वृद्धि को बताया उचित। अमेरिका में महंगाई दर है उच्चतम स्तर पर। और खेल की खबरों में 23 साल बाद इंग्लैंड की सरजमी पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीती सीरीज। दूसरे वनडे में हरमनप्रीत कौर के तूफानी शतक की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 88 रन से हराया। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापे मारे हैं। बीते कुछ दिनों में एनआईए ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए हैं जिसमें पीएफआई का लिंक मिला है। एनआईए ने केरल में एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया में एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां केरल में लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आज तड़के की गई कार्रवाई में एनआईए ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले बिहार और तेलंगाना में एनआईए ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी भी इसी मामले को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी का दायरा और बढ़ सकता है। एनआईए की कार्रवाई केरल, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में चल रही है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र से भी पीएफआई के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। असम से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि एनआईए के साथ इस छापेमारी में ईडी की एक टीम भी मौजूद है। जांच एजेंसियों के रडार पर पीएफआई के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कई सारे राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। टेरर फंडिंग और इसके अलावा पीएफआई जिस तरीके से ट्रेनिंग कैंप चलाकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, लोगों को आतंकवादी संगठन में शामिल करने में लगा हुआ है और इसके साथ साथ ही वो 2 वर्गों के बीच भेद बढ़ाने में लगातार कार्रवाई कर रहा है। और यही कारण है कि एनआईए उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें जो जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार कई सारे लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले अगर आप देखें तो 18 सितंबर को भी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और 23 जगह छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें एनआईए को ये निकल कर आया था कि टेरर फंडिंग के लिए पीएफआई लगातार काम कर रहा है और वो कराटे प्रशिक्षण केंद्र चलाकर वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा है। इससे पहले भी अगर आप देखें कि एनआईए देश में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रही है। टेरर फंडिंग पर चाहे नकेल कसने की बात हो, इसके अलावा नार्को टेरर पर भी आतंकवादियों को जिस तरीके से नशे का पैसा पहुंचता था एनआईए ने उस पर लगाम लगाई थी। और इसके साथ साथ ही आतंकवादी और गैंगस्टरों के बीच जो संगठन आगे बढ़ रहा था उसको भी तोड़ने में एनआईए कामयाब रही है। और अब एनआईए पीएफआई से जुड़े उन ट्रेनिंग कैंपों पर लगातार कार्रवाई कर रही है जो आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने का काम कर रहे थे। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह,
डीडी न्यूज दिल्ली। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से नीरज सिंह जुड़ रहे हैं और भोपाल से आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे इस मामले में। सबसे पहले हम नीरज के पास जाएंगे। नीरज, क्या कुछ अभी अपडेट है आपके पास? देखिए, जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार अभी भी जारी है। 10 राज्यों से ज़्यादा अब ये छापेमारी का जो दायरा है वो बढ़ गया है। पूरा पेन इंडिया है। और आपको मैं बता दूं कि ईडी ने जो एनआईए के साथ लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, इस समय भी ईडी ने पूरा एक डॉजियर तैयार किया था ईडी, और ये जानकारी ईडी ने हासिल करी थी कि किस तरह से पीएफआई तक जो पैसा है वो विदेशों से पहुंच रहा था। उसकी पूरी एक लिस्ट ईडी ने तैयार की, और जब ये पूरा डॉजियर तैयार हो गया उसको एनआईए के साथ साझा किया। उसी के बाद अगर आप देखें तो पूरे देश में एनआईए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जो जानकारी हमें निकल कर आ रही है कि 100 के जो करीब जो लोग हैं, जो पीएफआई संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। और यही वजह है कि अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी जो पुलिस फोर्स है वो जो एनआईए का मुख्यालय है वहाँ पर पुलिस फोर्स है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखें पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं हथियारों के साथ, वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं एनआईए मुख्यालय के सामने, क्योंकि एनआईए ने दिल्ली के अंदर भी रेड की है। शाहीन बाग और जो गाजीपुर का इलाका है जहाँ पर पीएफआई संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं, उनके यहाँ पर भी जो एनआईए की टीम पहुँची है, उसी के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। अगर आप चंद्रशेखर देखें कि जिस तरीके से एनआईए लगातार काम कर रही है, इससे पहले घाटी के अंदर, खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर, एनआईए ने टेरर फंडिंग के उस मॉड्यूल को तोड़ा था जो अलगाववादियों तक पैसा पहुँचाता था। बड़े पैमाने पर अलगाववादियों को गिरफ्तार भी किया था और इसके अलावा कई सारे आतंकवादी संगठनों पर शिकंजा भी कसा था। एनआईए ने यह बताया था कि किस तरह से टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों से घाटी के अलगाववादियों तक पहुंच रहा था। और कुछ उसी तरह की जो इनपुट है एनआईए को मिली थी कि जो पीएफआई संगठन है वो देश भर में गड़बड़ियाँ फैलाने के लिए जो अपने कैंप चला रहा है, वहाँ पर युवाओं को भड़काने का काम करता था। जगह जगह पर कराटे कैंप आयोजित किए जाते थे, कराटे कैंप चलाए जाते थे, और वहाँ पर जो युवा पहुँचते थे उनको देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता था, उनको भड़काया जाता था। सांप्रदाय जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने की जो कोशिश है वो इन कैंपों में की जाती थी। तो इस तरह के तमाम सबूत एनआईए को मिले थे, और उसके बाद एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर ये छापेमारी की कार्रवाई की है जो पूरे पैन इंडिया में चल रही है। और जो जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार पीएफआई संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारियों को भी एनआईए ने अपनी पकड़ में ले लिया है। नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। आदित्य, मध्य प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है, कई अन्य राज्यों में छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर और उज्जैन जो है वो ठिकाने हैं चंद्रशेखर पीएफआई के। और देर रात की जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि करीब आधी रात को इंदौर के जवाहर मार्ग के इलाके में जहां पीएफआई का एक ठिकाना है वहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये वो 3 लोग हैं जो मध्य प्रदेश में पीएफआई की गतिविधियां संचालित कर रहे थे और ट्रेनिंग स्कैम के जरिए टेरर फंडिंग का जो काम होता है वो भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। मालवा का जो रीजन है मध्य प्रदेश का वो कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है, और ऐसे में एक बहुत सॉफ्ट ठिकाना पीएफआई ने उन इलाकों को बनाया था। और लंबे समय से एनआईए को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर, उज्जैन और मालवा का जो रीजन है यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। लिहाजा देर रात चंद्रशेखर ये कार्रवाई की गई है, और खबर जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि 3 लोगों को फिलहाल जो स्टेट लीडर्स हैं और जो तमाम अलग अलग मध्य प्रदेश के जिलों में अपने काम को विस्तारित करने की पूरी कार्य योजना बना रहे थे, उन पर यह कार्रवाई की गई है। और यह कार्रवाई दरअसल जो वहां पे जब की गई तो कई सबूत ये मिले हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी वहां पर हो सकते हैं। कुछ हार्ड डिस्क वहां पर मिली हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ गैजेट्स मिले हैं जिसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो हरकतें हैं वो यहां से की जा रही थी। लिहाजा ईडी भी उनके साथ है। इस पूरी छापेमारी में ईडी भी लगातार उस पर काम कर रही है, और किस तरीके से अलग अलग कैंप्स के जरिए, ट्रेनिंग सेशंस के जरिए युवाओं को भड़काने का काम हो
रहा था, देश का माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा था, और मध्य प्रदेश में कैसे उसको विस्तारित किया जाए इसकी पूरी प्लानिंग भी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है चंद्रशेखर कि एनआईए को पता चली है, और उस प्लानिंग का पूरा आगे और किस तरीके से ये मध्य प्रदेश में उसको विस्तारित करने का काम कर रहे थे, अब एनआईए इस पर भी जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो सूचना है वो यही है चंद्रशेखर कि मध्य प्रदेश के इंदौर में फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की पुख्ता तौर पर सूचना मिल रही है। उज्जैन की सूचना जरूर है कि वहां से भी 1 या 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि थोड़ी देर बाद जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो चूंकि इंदौर के प्रभारी भी हैं और वो थोड़ी देर में वहां पहुंचने भी वाले हैं, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कुछ बातें साझा की जाए। लेकिन 3 लोगों को फिलहाल देर रात चंद्रशेखर हिरासत में लिया गया, और ये वो लोग थे जो तमाम अलग अलग कैंप्स के जरिए, कराटे के जरिए या कहें या अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए सोसाइटी में काम कर रहे थे, और सोसाइटी में काम करने के साथ साथ जो यहाँ पे युवा हैं उनको पीएफआई के साथ जोड़ने के लिए अपनी पूरी साजिश रच रहे थे, और पीएफआई का नेटवर्क को पूरा किस तरीके से विस्तारित किया जाए कहीं ना कहीं इस पर भी काम कर रहे थे। ठीक है, आदित्य हमारे साथ बने रहिए। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ये देखा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। 10 से 11 राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है, और जो प्राथमिक खबरें आ रही हैं उसके अनुसार पीएफआई से जुड़े काफ़ी लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि इसमें ईडी की एक टीम को भी लगाया गया है, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से या दूसरे देशों से इनको मदद की जा रही थी, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल विदेशों से भी पीएफआई को मदद पहुंच रही थी, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या खाड़ी देशों की बात करें। हमारे जो संवाददाता हैं वो बता रहे थे, मैं आपको अपडेट दे देता हूं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से 4 जो लीडर्स हैं जो पीएफआई से जुड़े हैं उनको हिरासत में लिया है। तो ये संख्या अब 4 हो गई है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही एक और जानकारी निकलकर सामने आई है, जो पीएफआई के जो हेड हैं, जो ओमा सलेम है, उनको भी हिरासत में लिया। छापेमारी की जो कार्रवाई है उनके घर पर भी हुई थी। इसके अलावा पीएफआई के केरल राज्य के जो चीफ हैं मोहम्मद बशीर, उनके यहाँ पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी, और उनसे पूछताछ चल रही है, उनको भी हिरासत में लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव हैं बीपी नजरुद्दीन, और इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं पी कोया, उनको भी एनआईए ने हिरासत में लिया है, और उनसे भी जो पूछताछ है वो लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश से जो जानकारी निकल कर आई है, टेरर फंडिंग को लेकर पुख्ता जो सबूत हैं वो एनआईए को मिले हैं। कई सारे जो दस्तावेज हैं मध्य प्रदेश से एनआईए को बरामद हुए हैं, जो बताते हैं कि विदेशों से जो पैसा है वो पीएफआई संगठन से जुड़े लोगों तक पहुंच रहा था। अब चूंकि आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से ये पैसा पहुंच रहा था, तो उसके लिए ईडी ने एक पूरा डोजियर तैयार किया था कि कौन कौन से जो संगठन हैं वो पीएफआई तक पैसा पहुंचा रहे हैं। पहले जब एनआईए ने अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो ये देखने में आया था कि जो आतंकवादी संगठन है वो सीधा पैसा नहीं पहुंचाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से जो पैसा है वो पहुंचाते हैं। बहुत सारी शेल कंपनियां विदेशों में इन आतंकवादी संगठनों ने गठित कर रखी हैं, अपना जो पैसा है वो शेल कंपनियों में पहुंचाते हैं। शेल कंपनियां सामाजिक जो संगठन है या समाज में जो तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले जो संगठन हैं उन तक वो पैसा अपने माध्यम से पहुंचाते हैं, ताकि किसी का भी जो ध्यान है वो ना जाए कि ये पैसा आतंकवादियों का इनडायरेक्ट तरीके से इस तरह के पीएफआई जैसे संगठनों तक पहुंच रहा है। तो उसकी तमाम जो पड़ताल और तमाम जो साक्ष्य हैं वो ईडी ने इकट्ठा किए थे, एक पूरा डोजियर बनाया था। उसके बाद एनआईए के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक लंबी जो बैठक है वो हुई, और उसके बाद ये तय किया गया कि पैन इंडिया एक रेड की जाएगी, और उसमें जो ईडी की जो टीम है वो भी शामिल होगी। उसी के बाद ये जो कार्रवाई है वो एनआईए ने पूरे देश भर में शुरू की है, और जो खबरें निकल कर आ रही हैं दिल्ली में भी 2-3 जगह पर हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है, और वहां से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आदित्य, अगर एनआईए की इस कार्रवाई को देखा जाए, हमने जम्मू और कश्मीर में भी देखा था कि किस तरह से एनआईए ने वहाँ पर जो इस तरह की कार्रवाइयाँ की थी, उसके बाद काफ़ी मदद मिली थी। वहाँ पर जो टेरर फंडिंग होती थी वो ख़त्म हुई, तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों की जो रीढ़ है वो टूट गई थी, क्योंकि उन तक धन किसी तरह से नहीं पहुँच रहा था। अब देश भर में इस तरह की छापेमारी हो रही है। पिछले कुछ 1-2 साल की हम बात करें तो कई इस तरह की घटनाएँ आई हैं जहाँ पर पीएफआई का नाम खुलकर सामने आया है। इस सब के बीच एनआईए की इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश में खासकर मालवा रीजन में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में एनआईए ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आप जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सिमी का नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो मध्य प्रदेश में कई इलाकों में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम का जो इलाका है वहां पर अपना काम कर रहा था। लेकिन एनआईए ने सबसे पहले उनकी कमर तोड़ी और उनको आर्थिक तौर पर जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी अलग अलग संस्थाओं से, विदेशों से, उसका नेटवर्क पूरा तोड़ने का काम किया था। और उसका हल अश्र ये हुआ कि आज सिमी का जो नेटवर्क है वो एक तरीके से मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो गया है। उसी तरह पीएफआई अब मध्य प्रदेश में अपने पैर पसार रहा था और जिस तरीके से वो पैर पसार रहा था वो इस तरीके की किसी को भनक ना लगे और समाज से लोगों को जोड़ा भी जा सके, युवाओं को जोड़ा जा सके, और उस पूरी रणनीति के साथ पीएफआई मध्य प्रदेश में अब काम कर रहा था। ऐसे में एनआईए की इस कार्रवाई ने ये जरूर बता दिया है कि इस तरीके के आतंकी संगठन अगर जिस भी राज्य में माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे या देश में इस तरीके के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर लगाम कसी जाएगी। और इस तरह की कार्रवाई उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगी, वो और खासकर वो लोग इस वक्त सत्ते में है जो पीएफआई के साथ हाल ही में जुड़े हुए थे। एक खबर ये भी बीच में आ रही थी कि एक बड़ा संगठन जो है वो पीएफआई को सपोर्ट कर रहा है और कई ऐसे युवा हैं जो पीएफआई के साथ समय समय पर अलग अलग गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और वो जो है उसके जरिए खासकर जो दुरुस्त इलाके हैं मध्य प्रदेश में वहां तक पहुंचकर पीएफआई की गतिविधियों के बारे में लोगों को बता रहे थे और उससे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। इस पर एक बहुत बड़ी लगाम इस एनआईए की इस छापेमारी से होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चंद्रशेखर यहाँ पर यह भी है कि विदेशों से कौन फंडिंग कर रहा था, विदेशों से कौन से वो देश हैं जो देश में इस तरह की गतिविधियां करने के लिए या माहौल बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इस पर खबर यह भी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में जब छापेमारी हुई है तो उसको लेकर भी कुछ जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनमें कुछ ना कुछ सबूत मिले हैं जिससे एनआईए को हो सकता है कि ये सूत्र मिल सके कि कौन सा देश है और कौन वो लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में मध्य प्रदेश में और देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर, नीरज, कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं वो कुछ जगह पे, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है और पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पीएफआई का नाम खुल के सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जब एनआईए कार्रवाई कर रही है इस वक्त पर पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साउथ में कई सारी जगह पर हैं जहां पर इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि एनआईए के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। इसके अलावा ईडी ने जो जानकारी एनआईए के साथ साझा की है वो ये बताती है कि टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो विदेशों से पहुंच रहा था। वो पूरा लिंक एनआईए के पास मौजूद है और ईडी उसमें पूरा जो सपोर्ट है वो एनआईए को कर रहा है। तो ये विरोध प्रदर्शन ज़रूर हो रहा है और हम आपको बता दें कि उसी विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो उसको लेकर यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एनआईए जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में उसके सामने बढ़ाई गई है। बड़े पैमाने पर जो दिल्ली पुलिस की जहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, इसके अलावा जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कि इस तरह की गड़बड़ी ना हो। लेकिन जिस तरीके के पैन इंडिया में ईडी और एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है वो बताती है कि एनआईए ने करीब करीब उस चैन को पकड़ लिया है जो पीएफआई तक चंदा पहुंचा रही थी, विदेशों से पैसा पहुंचा रही थी। क्योंकि आप अगर देखें पीएफआई ने जिस तरीके से देश भर के अंदर अपने संगठन को खड़ा किया, बड़े पैमाने पर ये कैंप ऑर्गेनाइज करते थे जहां पर कराटे जैसे प्रशिक्षण दिया जाता था, युवाओं को वहां पर बुलाया जाता था, देश विरोधी जो भाषण है, देश विरोधी गतिविधि हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश लगातार की जाती थी। इसके अलावा गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक किए जाते थे और वहां पर भी देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो पीएफआई करता था। सीए के समय जब विरोध प्रदर्शन हुआ था उस समय भी पीएफआई की जो भूमिका है वो सामने आई थी कि किस तरीके से जो पैसा है वो प्रदर्शनकारियों तक पीएफआई पहुंचा रही है। तो एक पूरा डोजियर तैयार है, उसी के बाद ये एनआईए की कार्रवाई चल रही है, देश भर में कार्रवाई चल रही है और हम कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है एनआईए की पीएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ। और आने वाले समय में एनआईए का ये कहना है कि ऐसे जो संगठन है देश विरोधी गतिविधियों में देश के अंदर लगे हुए हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। शुक्रिया आप दोनों का, नीरज आपका और आदित्य आपका भोपाल से, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहां पर एक ब्रेक लेते हैं। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई होगी। आज से अदालत में ट्रायल शुरू हो सकता है।
सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 8 हफ्ते का समय मांगा था। इस मामले की पोषणीयता को लेकर जिला जज की अदालत ने बीती 12 सितंबर को फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि ये मामला सुनवाई योग्य है। आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, उनसे हम बातचीत करेंगे। आशुतोष, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ होने वाला है आज। देखिए चंद्रशेखर, अगर हिंदुओं के पक्ष की ओर से हम ध्यान दें, उनकी तरफ से बात करें तो 12 सितंबर को जो फैसला आया था, एक अहम पड़ाव जो है ये मुकदमा पार कर चुका था। अहम पड़ाव में इस बात का फैसला होना था कि मामले की पोषणीयता है या नहीं, और इस पोषणीयता के बाद यह मामला सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता है। कारण साफ था कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट था वह इस बात को प्रतिबंधित करता था कि आजादी के बाद जो ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल हैं उनकी प्रकृति क्या बदली जा सकती है या नहीं, या उन पर कोई नया मुकदमा चल सकता है या नहीं। इसको लेकर के एक विवाद जो है अदालत के समक्ष जो है एक लंबे समय तक चला, जिसपे दोनों पक्षों ने अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे। लेकिन अदालत ने यह माना कि यह प्रकृति की परिवर्तन का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर मामला दूसरा है, श्रृंगार गौरी के पूजन और अर्चन का। जिस तरीके से 1990 तक लगातार जो है हिंदू धर्मावलंबी जो है ज्ञानव्यापी में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करते रहे हैं, लेकिन 1990 के बाद जब देश में तमाम सांप्रदायिक हालात खराब हुए तो उसके बाद से उस पर रोक लगा दी गई। साल में एक बार पूजा अर्चन करने की जो है अनुमति दी गई, और इसी अनुमति की नियमित अनुमति को लेकर के 5 महिलाएं जो है वो जिला जज की अदालत में जाती हैं, जहां पर इस मुकदमे की पोषणीयता से लेकर के विभिन्न चीजों पर जो है बहस होती है, और अंत में 12 सितंबर को अदालत ये फैसला देती है कि यह मामला पोषणीय है और इसे सुना जाना चाहिए। पोषणीयता पर विवाद जो है निस्तारित होने के बाद आज से फिर से जो है ट्रायल कोर्ट जो है जिला जज की अदालत ट्रायल कोर्ट के रूप में काम करती है। वो लगातार इस विषय को अब अपने सामने देखेगी कि आखिर पिछले दिनों में होता क्या रहा। गवाहियां होंगी, साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, और इन साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए जिस तरीके से पिछले बार जो है वीडियोग्राफी करके तमाम सारे साक्ष्यों को जुटाने का क्रम किया गया था, हो सकता है अदालत उसकी जरूरत महसूस करे तो उसके बाद उसको भी आगे बढ़ा सकती है। लेकिन जो कुछ भी होगा, आज 2 बजे के बाद जब सुनवाई होगी, उस सुनवाई के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, अदालत क्रमशः जो है तथ्यों, गवाहों और साक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ेगी। गवाहों पर के साथ जिरह होगी, उस जिरह के बाद जो तथ्य निकल करके आएंगे, अदालत अपना एक जो है निर्दिष्ट फैसला जो है उस पर सुरक्षित करेगी और आगे बताएगी। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है, और इस लंबी प्रक्रिया को लगातार सुनने के बाद ही इसमें जल्दी समाधान किया जा सकता है। चंद्रशेखर। आशुतोष, अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इससे ठीक पहले हम खबर दिखा रहे थे किस तरह से जो PFI का नेटवर्क है उस पर देश भर में NIA के छापे पड़ रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें PFI का नाम आया है। ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मामले की आज सुनवाई हो रही है। इस मामले को देखते हुए यूपी में या वाराणसी की हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को कितनी गंभीरता से लिया गया? देखिए चंद्रशेखर, जिस तरह से PFI की गतिविधियां हैं, निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसकी जड़ें पाई गई थी। बिहार से सटा हुआ वाराणसी का इलाका है, निश्चित रूप से जो है यहाँ पर भी PFI के जो है तमाम सारे जो है ऐसे सेल्स मौजूद हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज में जो है उपद्रव की स्थिति पैदा कर सकते हैं, सामाजिक सौहार्द को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें ज्ञानव्यापी एक प्रकरण हो सकता है। हालांकि PFI की लगातार ये कोशिश रही है कि वो किसी भी तरीके से, चाहे जो मुद्दा हो या ना भी मुद्दा हो, किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को देश के बिगाड़ा जाए, किस तरह से हिंदू मुसलमानों को आमने सामने ले आया जाए, किस तरीके से देश का और प्रदेश का जो डेवलपमेंट है उसको रोक करके एक नई दिशा दी जाए, जिसको लेकर के NIA या देश की तमाम सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है लगातार काम करती रहती हैं। इस बात का भय सदैव बना रहता है कि जो 2 पक्षों के विवाद हैं जो अदालतों में हल हो रहे हैं, शांतिपूर्ण से हल हो रहे हैं, उसमें कोई तीसरा पक्ष आकर के इस तरह का कोई एंगल उपद्रव कर न दे जिससे जनहानि भी हो और उसके साथ ही सांप्रदायिक तनाव भी बढ़े, और साथ में जो सामाजिक समरसता है उसको भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़े। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से चैतन्य है। चाहे आज की सुनवाई हो या वाराणसी का जिस तरह से स्वरूप है, यहाँ पर पर्यटन के भी तमाम अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होते हैं,
पितृपक्ष चल रहा है। इस वक्त जो है देश भर के तमाम सारे लाखों श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या में वाराणसी में इकट्ठा होकर के पिंडदान कर रहे हैं, अपने पितरों को श्राद्ध अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसकी ख्याति जो देश भर में पहुंची है, उसको लेकर के भी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के उस कॉरिडोर और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि गंगा जी में प्रभाव अधिक हो गया, लगातार उसकी बाढ़ की वजह से जो काशी के घाटों की सुरम्यता लगातार होती है उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी काशी और गंगा दोनों अपने प्रवाह में है। लेकिन इसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज्ञानव्यापी की जो सुनवाई हो रही है कचहरी के बाहर, जिस तरीके से इफेक्टेड फोर्स लगाई जानी चाहिए वो फोर्स तो लगाई गई है। खासतौर पर खुफिया एजेंसियों को जो है अधिक सतर्कता से काम करना पड़ रहा है कि कहीं पर कोई ऐसे असामाजिक तत्व जो अपने मंसूबे बना रहे हों, उनके मंसूबे पूरे होने के पहले ही उनको जो है धर लिया जाए। और यही कारण है कि चूंकि मैंने पहले भी बताया कि बिहार से सटा हुआ है और बिहार में पीएफआई की गतिविधियों को लेकर के एनआईए ने पिछले दिनों जिस तरीके से खुलासे किए थे, जिस तरह से लोग पकड़े गए थे, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके तार कहां तक और कितने लंबे हो सकते हैं। लेकिन इन तारों को तोड़ने के लिए यहाँ पर जो प्रतिबद्धता जो है स्थानीय प्रशासन की दिखाई देती है वो निश्चित रूप से जो है अभी तक तो सराहनीय है, अगर कोई छेद न होने पाए तो। चंद्रशेखर, इस सबके साथ एक सवाल और पूछेंगे आशुतोष। भारतीय कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, हमने राम मंदिर के मामले में भी ये देखा था कि एक लंबी लड़ाई के बाद वहाँ पर जो फैसला आया, उस फैसले को तकरीबन हर पक्ष के अधिकतर लोगों ने उस फैसले को स्वीकार किया। और यहाँ पर भी अगर किसी तरह का विवाद है तो वो अदालत में चल रहा है और वहाँ पर दोनों पक्ष मौजूद हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो भारतीय कानून व्यवस्था है और भारतीय कानून व्यवस्था पर चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोग हों, सबका भरोसा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरह से आपने चर्चा की राम जन्मभूमि की, जिस तरह से वहां पर फैसला आया और दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार किया, निश्चित रूप से हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा जो संविधान है, संवैधानिक रूप से जो कानून प्रदत्त किए गए हैं, उन कानूनों में देर भले हो सकती है, थोड़े लोगों को जो है इस बात को लेकर के परेशानी हो सकती है कि इतने दिनों से मुकदमा चल रहा है लेकिन कोई फैसला नहीं आ रहा है, कोई अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन जब दांव और प्रतिदांवों को पूरी तरह से कसौटी पर, कानून की कसौटी पर कसने के बाद ही यहाँ पर कोई फैसला आता है, वो चाहे किसी धार्मिक मामले में हो या किसी अन्य मामले में। और यही कारण है कि देश की न्यायपालिकाओं की जो है मान्यता, सर्वमान्यता जो है इस पूरे देश में बनी हुई है। आलोचना भले की जा सकती हो, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था जो है, अभी मामला हमारे अगर ज्ञानव्यापी के संदर्भ में देखें तो जिला जज की अदालत में है, जिला जज के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरीके से जो हायरार्की है, ये हायरार्की हमें इस बात का जो है कहीं न कहीं से आश्वासन देती है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी भी मुकदमे में वो जो है भारतीय कानून सम्मत जो है निर्णय ही आएगा, उसके अतिरिक्त कोई निर्णय नहीं आएगा। यह कहीं न कहीं से समूचे जनमानस को इस बात का पता है और यही कारण है कि अदालत जो भी फैसला देती है, आप देख सकते हैं कि उन्माद भले राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन को लेकर के रहा हो, लेकिन जब फैसला आया तो फैसले के बाद जो है लोगों ने इसको पूरी तरह से अंगीकार किया, स्वीकार किया कि यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, देश की सबसे बड़ी पीठ ने यह फैसला दिया है और इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी विवाद की। इसलिए अदालत की जो फैसला है वो सर्वमान्यता से सब लोगों ने उसको ग्राह्य किया, माना और उस पर काम भी चल रहा है। ठीक वही बात वाराणसी के संदर्भ में भी लागू होती है। वाराणसी में भी लोगों की निगाहें, चाहे वो पोषणीयता को लेकर के विवाद की रही हो, लगातार जो है अदालतों में दावे प्रतिदावे, चाहे उसमें उसका सर्वे ज्ञानव्यापी का रहा हो, उसमें जो है शिवलिंग प्रकट होने के दावे की बात कही गई हो, चाहे और अन्य बातें रही हो, लेकिन ये बातें जो है सिर्फ जो है दांव और प्रतिदांव तक सीमित रही। लेकिन अदालत का जो कंक्रीट फैसला आया, उस कंक्रीट फैसले को, चाहे वो पोषणीयता से संबंधित रहा हो, उसको दोनों पक्षों ने माना है। मुस्लिम पक्ष ने भी सिर्फ अपनी तैयारी के लिए वक्त मांगा है, वो ट्रायल में जाना चाहते हैं, वो वाद विवाद करना चाहते हैं अदालत में अपने साक्ष्यों और गवाहों के साथ। हिंदू पक्ष भी यही चाहता है कि पूरी तौर से जो है इस मामले को जो है, जो इसके गवाह हैं, जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों की कसौटी पर ये कसा जाए अदालत के अंदर मामला, और उसके बाद विद्वान न्यायाधीश जो है अपना फैसला देंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारी अदालती प्रक्रिया है, उस पर लोकमत का मत जो है कहीं न कहीं पूरी तरह से ग्राह्य है।
चंद्रशेखर। शुक्रिया शुक्रिया आपका आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे। सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाना है। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 3 दिवसीय बारामती के दौरे पर हैं। बारामती में भाजपा अगले आम चुनाव में जीत के लिए सघन जनसंपर्क कर रही है। भाजपा ने देश के 5 राज्यों की 144 सीटों का एक खाका तैयार किया है, जिसमें पार्टी पिछले लोकसभा चुनावों में या तो दूसरे स्थान पर रही या फिर बहुत ही कम फासले से चुनाव हार गई। पिछले दिनों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल्याण लोकसभा क्षेत्र एवं दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं, वहीं उनके भतीजे अजित पवार यहां से 3 दशक से विधायक हैं। निर्मला सीतारमण इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों की भी समीक्षा बैठक करेंगी। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दौंड, इंदापुर, खड़गवासला, पुरंदर, भोर और बारामती विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से दौंड और खड़गवासला सीट अभी भाजपा के पास है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा तमिलनाडु में भाजपा कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा अध्यक्ष कल कराईकुडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मदुरई में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। जेपी नड्डा कराईकुडी के ऐतिहासिक पिल्लैयार पट्टी विनायक मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही तिरुपत्तूर में महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार की देर रात सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पिस्टल, चीन निर्मित ग्रेनेड और गोलियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो लश्कर के लिए हाइब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर बटिंगू गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। दोनों को संदिग्ध हरकत करते देख हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक पिस्टल, मैगजीन, 8 गोलियां, हैंड ग्रेनेड आदि बरामद किए गए। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,443 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,291 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.73% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.61% दर्ज किया गया। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 217 करोड़ 11 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 15 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-2023 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। इनमें 104.99 मिलियन टन चावल, 36.56 मिलियन टन पोषक मोटे अनाज, रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन मक्का, 8.37 मिलियन टन दलहन, 3.89 मिलियन टन तूर और 23.57 मिलियन टन तिलहन की अनुमानित फसल शामिल है। वर्ष 2022-2023 के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है।
और आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 की। आज आपको मिलवाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्टार्टअप इनोक्यूल मटेरियल्स एंड एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड से, जो निम्न ग्रेड अयस्कों से जूझ रहे भारतीय खनिज उद्योगों के विशाल अंतर को भर रहा है। इनोक्यूल खनिज उद्योगों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने और लागत में कमी लाने के लिए कई तरह के रसायनों का निर्माण कर खनिज उद्योग की मदद करता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमेशा से ही खनिज उद्योग निम्न श्रेणी के अयस्कों से जूझता रहा है। देश में बहुत कम स्टार्टअप हैं जो खनिज उद्योग के लिए काम करते हैं। भुवनेश्वर स्थित स्टार्टअप इनोक्यूल निम्न श्रेणी के अयस्कों से जूझ रहे खनिज उद्योग के विशाल अंतर को भरने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टअप खास रसायनों का निर्माण कर खनिज उद्योग की कई तरह से मदद करता है। 2014 में शुरू हुए स्टार्टअप इनोक्यूल की कहानी लगन, कड़ी मेहनत और बाधाओं पर काबू पाने की कहानी है। इनोक्यूल हम लोग स्टार्ट करने वाले थे तो पहला जो एजेंसी था जिसके साथ हम लोग टाई अप किए, दैट वाज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इट्स अ गवर्नमेंट रिसर्च लैब। तब एक्चुअली इन द रेगुलर फ्रेमवर्क दे जनरली डोंट कोलैबोरेट विथ स्टार्टअप्स। उन्होंने क्या किया, एक्चुअली अपने रूल्स को बेंड करके स्पेशल परमिशन लेके हेड ऑफिस से हमारे साथ कोलैबोरेट किया विथ ए वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। रिसर्च फंड करने के लिए हमें पैसे की जरूरत थी, तो तब एक्चुअली हमने अपना इंक्यूबेटर किट TBI के थ्रू DST सीड फंड के लिए अप्लाई किया था, विच वॉज ए सॉफ्ट लोन 35 lakhs around 7% interest, and we offered equity to the incubator also. इनोक्यूल खनिज उद्योग को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और लागत में कमी लाने के लिए उन्नत किस्म के उत्पाद मुहैया कराता है, जिसमें डिस्पर्सेंट, डीवाटरिंग, फ्लो ग्राइंडिंग में सहायक और खनिजों में सुधार लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य विशेष रसायन शामिल हैं। जब एल्यूमिना प्रोसेस होता है तभी कम से कम 1 टन एल्यूमिना से 2.7 टन का एक वेस्ट जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड मड। उसी रेड मड को कैसे वैल्यूएबल जनरेट किया जा सकता है, उसी ऊपर हम लोग एक प्रोसेस को डेवलप किए हैं, जो कि पूरा पर्यावरण अनुकूल एक प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डेवलप किए हैं प्रोसेस को, जिससे 30% ऑफ वेस्ट को हम लोग मिनिमाइज़ कर रहे हैं। एंड देन अगेन सेम प्रोसेस में ही हम लोग जो वैल्यूएबल उसको जनरेट कर रहे हैं, उसको डिफरेंट बहुत सारा अलग प्रोसेस में हम लोग सेम एल्यूमिना के प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। पिछले 7.5 साल में इनोक्यूल ने लगातार तेजी के साथ विकास किया है। इसके संस्थापकों का मानना है कि बिना सरकार की सहायता के उनका इस मुकाम पर पहुंचना नामुमकिन था। गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट रहा है, स्पेशली जैसे 2014 के बाद ये सारा बज़ स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पे स्टार्टअप उड़ीसा का काफ़ी सपोर्ट रहा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी हमें पूरा एक ग्रांट मिला है, फिर कुछ सीड फंडिंग भी मिली, और एक काफ़ी सपोर्टिव इकोसिस्टम अब क्रिएट हो गया है। और लास्ट 2-3 सालों में मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। फंडिंग का चैलेंज रहता है, लेकिन फिर भी अभी इतना नहीं है। डोर्स डू ओपन। माइंड तो इनका शुरू से ही बिजनेस वाला था, और जॉब इसलिए इन्होंने छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद इनकी अपनी ये सोच थी कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, इसलिए इन्होंने अपनी मेहनत से ये चेंज बदला है। हर वक्त इनका ध्यान अपने काम पर रहता है। एक पुरानी लैब और 2 लोगों की टीम के साथ शुरुआत करने वाले स्टार्टअप के परिवार में आज 50 लोग शामिल हैं। साथ ही ओडिशा में एक विनिर्माण केंद्र और अनुसंधान के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला भी है। मिनरल प्रोसेसिंग से संबंधित सभी चुनौतियों के लिए इनोक्यूल एक गो टू कंपनी बनना चाहती है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो पुरजोर कोशिश में लगी है। कैमरामैन राजेश रिकी और सहयोगी श्रीनिवास के साथ भुवनेश्वर से मैं अभिषेक महाजन। अगर आप इनोक्यूल मटेरियल्स एंड एडिटिव्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे DD न्यूज़ पर, रात 10 बजे DD इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की कड़ी आलोचना की। अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन में
भेजने की घोषणा की है। पुतिन ने कहा कि देश पर खतरे की स्थिति में अपने लोगों की रक्षा के लिए वो सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे। उन्होंने पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ परमाणु ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा है कि देश के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार उपलब्ध हैं। पुतिन का ये आदेश ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देश रूस द्वारा यूक्रेन के डोनियास्क, लुहांस्क, खुरासान और जापोरिजिया को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश के तहत इन इलाकों में जनमत संग्रह कराने के आदेश की आलोचना कर रहे हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कल न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने रूस के हजारों सैनिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने रूस के इस कदम को कमजोरी का संकेत बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण विफल हो रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को प्रमुख ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार 0.75% की वृद्धि की। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर अब 3 से 3.25% के दायरे में पहुंच गई है। ये 2008 की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा ब्याज दर है। फेडरल रिजर्व के इस कदम से मध्य अवधि का कर्ज महंगा होगा, जिससे उपभोक्ता और कारोबारी कर्ज प्रभावित होगा। साथ ही फेडरल रिजर्व ने आने वाले समय में भी ब्याज में बड़ी वृद्धि का संकेत दिया है। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक ब्याज दर 4.4% और अगले वर्ष 4.6 तक पहुंच सकती है। बैंक अधिकारियों का अनुमान है कि इस वर्ष अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 0.2% की वृद्धि होगी। ये 3 माह पहले के 1.7% वृद्धि के अनुमान से काफ़ी कम है। अधिकारियों ने 2023 से 2025 तक आर्थिक वृद्धि दर 2% से कम रहने का अनुमान जताया है। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद से पूरे देश में सख्त हिजाब कानून को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ईरान में कल विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के सदस्य समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कल तक कुल 7 लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस हिरासत में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के विरोध प्रदर्शन सबसे पहले ईरान के कुर्दिस्तान से शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन राजधानी तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में शुरू हो चुके हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ कैंटरबरी में खेला गया दूसरा मुकाबला 88 रनों से जीत लिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम को इंग्लैंड की सरजमी पर 23 साल बाद वनडे सीरीज में जीत मिली है। इससे पहले भारत को 1999 में अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में 2-1 से जीत मिली थी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 333 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। यह इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। हरमनप्रीत कौर ने तूफानी पारी खेलते हुए 143 रन सिर्फ 111 पर बनाए। ये वनडे क्रिकेट में उनका 5वां शतक रहा। वो इंग्लैंड में वनडे में शतक लगाने वाली एशिया की पहली कप्तान भी बनी। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 44 ओवर 2 गेंदों में 245 रन पर ऑल आउट हो गई। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लगन, मेहनत और हौसले से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हैं। ऐसे ही लोगों में जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले की रहने वाली शाहीन अख्तर भी शामिल हैं। शाहीन राजौरी के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र में अपना सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाती हैं, लेकिन इसके साथ ही गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों को फैशन डिज़ाइनिंग में ट्रेंड करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा भी कर रही हैं। पहाड़ों के बीच हरियाली से भरपूर जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का पालमा गांव। दूरदराज क्षेत्र में बसे इस गांव में शाहीन अख्तर पिछले 9 साल से सिलाई कढ़ाई सेंटर चला रही हैं। शाहीन अख्तर पारंपरिक परिधानों के अलावा डिजाइनर ड्रेस, कुशन, रूमाल जैसी तमाम चीजें तैयार करती हैं और इसी से बच्चों की पढ़ाई और घर का पूरा खर्च चलता है। मैं इसी काम से सारा अपना खर्च कर रही हूँ, घर का भी कर रही हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। इसी काम से ही अच्छा काम चलता है मेरा। बड़े लोग आते हैं मेरे पास काम
ड्रेस बनवाने आते हैं, ये कुशन वगैरह भी लेते हैं। बहुत सारी डिमांड आती है कुशन के लिए, ड्रेस के लिए, पसंद करते हैं लोग काम। शाहीन अपने हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर के तहत कई महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से सशक्त बना रही हैं। उनके हैंडीक्राफ्ट सेंटर में गरीब महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आगे चलकर अपना काम शुरू कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। शाहीन 25 से अधिक लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग और हस्तशिल्प में निपुण बना चुकी हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वो चाहती हैं कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों। लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि वो ऐसे घर में ना बैठें, तो निकले, अपना कुछ काम करें, वो भी काम सीखें, काम करें, ताकि वो भी अपने बलबूते पे खड़ी हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। जम्मू कश्मीर में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं को सीमित समय तक घर से बाहर रहने दिया जाता है, पर शाहीन जैसी महिलाएं अपनी मेहनत और लगन के बल पर अब उन बंदिशों को तोड़ रही हैं और समाज को नई दिशा दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हर उम्र में हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं पोषक तत्व। वृद्धावस्था में बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण की क्या उपयोगिता है और कैसे पोषण की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। पोषण का महत्व वैसे तो सभी आयु के लोगों के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण मिलना और भी आवश्यक हो जाता है। वृद्धावस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें पोषण का महत्व बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ पोषण की आवश्यकता भी अलग हो जाती है, इसलिए आहार कैसा है इस पर ध्यान देना जरूरी है। इनका आहार पे हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए, और इस दौरान जो हम केयर एक छोटे बच्चे की करते हैं उसी तरह से बुजुर्ग की केयर करनी चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कि स्पेसिफिकली अनसैचुरेटेड फैट का मात्रा उसी हिसाब से देते हैं जैसा कि इस एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ती उम्र के कारण शरीर में क्षय की गति बढ़ जाती है, शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है और शरीर की कार्य क्षमता कम होने लगती है। ऐसे में पोषक तत्वों की कमी की संभावना बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इनके आटा जो गेहूं का यूजुअली हम यूज करते हैं, उसके बजाय मल्टीग्रेन आटा इन लोगों को दिया जाए, और दालों का सेवन भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दालें बीच बीच में यूज करें। हरी फल सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जो कि ताज़ी सब्जियां हैं, सीजनल हैं, और सीजनल फ्रूट्स यानी कि फल जो सीजन वाले हैं वो इनको ज़रूर देने चाहिए। इसके साथ ही में विटामिन डी और कैल्शियम का काफ़ी लंबे टाइम तक धूप में ना जाने की वजह से, या कम दूध और दूध से बनी चीज़ें कम लेने की वजह से उसकी मात्रा हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। तो इनमें दूध और दही का सेवन रेगुलरली यूज किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए भोजन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच सके, साथ ही उन्हें सभी पोषक तत्व पूर्ण रूप से मिल सके। बढ़ती उम्र में अपने पोषण पर विशेष ध्यान दें, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो, पोषण की कमी की संभावना न हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।